कहते हैं जिंदगी की सबसे बड़ी कहानियां कागजों पर नहीं, दिलों पर लिखी जाती हैं। और कुछ रातें अपने भीतर सदियों का सन्नाटा, अनकहे किस्से और अनजाने डर समेटे होती हैं। वो भी एक ऐसी ही रात थी जहां घने जंगलों के बीच बरसात अपने पूरे जोश में बरस रही थी। हर बूंद जैसे किसी भूले बिसरे राज को जमीन पर गिराकर मिट्टी में दबा रही थी। उसी जंगल में यशोदा नाम की एक विधवा औरत अपने बेटे और बेटी के साथ बरसों से उसी जंगल में रह रही थी। लोग कहते हैं इस जंगल में बरसात के मौसम में कुछ ऐसी चीजें घटती हैं जो इंसानी समझ से परे और रूह की गहराइयों को हिला देने वाली होती थीं। कुछ आवाजें जो कहीं से आती लगती थीं पर जाती कहीं नहीं, और कुछ साए जो पेड़ों के पीछे नहीं बल्कि दिल के भीतर से गुजरते थे, जैसे कोई हर सांस चुपचाप गिन रही थी। उस रात बरसात जैसे आसमान को चीरकर अपने भीतर का सारा डर जमीन पर बरसा देना चाहती थी। काले बादलों के बीच बिजली की लकीरें ऐसे चमक रही थीं मानो कोई अदृश्य हाथ आसमान की नीली चादर पर चाकू की धार चला रहा हो। हवा में ठंडक नहीं थी बल्कि एक अजीब सी सिहरन थी जो त्वचा को नहीं, सीधे हड्डियों को छू रही थी। एक दिन बरसात की रात थी। खिड़की पर बूंदें जैसे किसी पुराने किस्से को बार बार सुनाना चाह रही हूं। इधर यशोदा की बेटी सुरभि नींद में थी, लेकिन उस नींद के भीतर एक सपना खुल रहा था। वो खुद को एक सुनसान कमरे में खड़ी पाती है। अब सुरभि का दिल धड़कने लगा और वो सपने में वो चारों ओर देखती है। कमरा पुराना था, दीवारों पर नमी की परत चढ़ी हुई, जैसे बरसात ने सालों से इसे छोड़ा ही न हो। छत से कहीं कहीं पानी टपक रहा था और हर बूंद की आवाज उस कमरे की खामोशी को चीरती हुई एक अजीब लय बना रही थी। तभी उसकी नजर सामने रखे पुराने धुंधले शीशे पर पड़ी। और अगले ही पल उसकी चीख गूंज उठी। उस रात बारिश जोरों की हो रही थी। आसमान में बिजली बार बार चमक रही थी, मानो बादलों के भीतर कोई अदृश्य जंग चल रही हो। हर चमक के साथ कमरे की दीवारें और खिड़की के बाहर के पेड़ कुछ पल के लिए ऐसे लगते जैसे किसी डरावने चित्र में बदल गए हों। इधर यशोदा बिस्तर पर लेटी थी, बार बार करवटें बदल रही थी, जैसे कोई अनदेखा बोझ उसके सीने पर रखा हो। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी, पर पलकें भारी थीं और मन के भीतर कोई बेचैन साया बार बार उसे कुरेद रहा था। वो चुपचाप छत की ओर देखती रही, मानो अंधेरे में कोई अदृश्य नजर उसके हर ख्याल को पढ़ रही हो। न जाने क्यों आज नींद आंखों तक आकर लौट जाती है। ये बारिश, ये हवा, जैसे कोई भूला बिसरा किस्सा बार बार मेरे कानों में फुसफुसाना चाह रही हो। हर बूंद खिड़की पर पड़कर किसी पुराने दर्द को जगाती है। और ये दिल क्यों ऐसे धड़क रहा है, जैसे अंधेरे में कोई
अनदेखे कदमों की आहट सुना रहा हो। उसने धीरे धीरे उठकर अपने पैरों को ठंडी सीलन भरी जमीन पर रखा। कमरे के कोनों में अंधेरा जैसे और गहरा हो गया था। उसने धीरे धीरे बैठकर अपने पैरों को जमीन पर रखा। उसने पास रखा पानी पीना चाहा, लेकिन घड़े में पानी बहुत कम था। चलो रसोई में जाकर पानी भर लाऊं। वैसे भी नींद तो नहीं आ रही। अब वो रसोई की ओर बढ़ रही थी, लेकिन अजीब बात थी, घर का हर हिस्सा जैसे उसकी चाल को सुन रहा हो। यहां तक कि दीवारें भी बरसात की बूंदों के साथ कोई अनकहा किस्सा बुदबुदा रही थी। खिड़कियों से टकरा कर आती बारिश की आवाज कमरे घर को किसी अनजानी धुन से भर रही थी। रसोई में पहुंचकर उसने घड़े की ओर हाथ बढ़ाया, पर तभी एक पल के लिए समय जैसे रुक गया। उसके दिल की धड़कन एकदम से तेज हो गई, क्योंकि दरवाजे की चौखट के पास एक काला साया खड़ा था, बिल्कुल स्थिर। कौन है? कौन है वहां? साया बस एक पल को रुका, फिर जैसे बिना कोई आवाज किए और करीब आ गया। यशोदा का दिल अब इतना तेज धड़क रहा था कि उसे लगा वो आवाज साए तक भी पहुंच रही होगी। उसके हाथ से घड़ा छूट कर गिरा और पानी फर्श पर फैलते हुए दरवाजे की ओर बहने लगा, मानो खुद उस अंधेरे की तरफ खिंच रहा हो। यशोदा की सांसें अब तेज हो चली थीं, दिल की धड़कनें मानो कानों में गूंज रही हों। आंखें चौखट पर इस तरह जमी थीं जैसे वहां कोई अदृश्य शक्ति खड़ी हो। लेकिन अगले ही पल आसमान ने चीखती हुई बिजली को धरती पर उतारा। सफेद चमक ने चौखट को पल भर के लिए जगमगाया, और जब यशोदा ने पलकें झपकाईं, वो साया गायब था, जैसे कभी था ही नहीं। मानो उसकी मौजूदगी सिर्फ एक धोखा हो या फिर अधूरी चेतावनी। यशोदा ने कांपते हाथों से खुद को संभालते हुए फर्श पर बिखरा घड़ा वहीं छोड़ दिया। उसका मन अब रसोई में एक पल भी रुकने को तैयार नहीं था। वो जल्दी जल्दी कमरे से बाहर निकली, अंधेरे गलियारे को पार करती हुई, और सीधा अपनी बेटी सुरभि के कमरे की ओर बढ़ गई। सुरभि गहरी नींद में थी। उसका चेहरा अब भी हल्का सा पसीने से भीगा हुआ था, जैसे कोई बुरा सपना देख रही हो। यशोदा बिस्तर के पास बैठ गई और अपने कांपते हाथ से बेटी के सिर पर हाथ फेरने लगी। बरसात अब भी बाहर तेज थी, लेकिन यशोदा को लग रहा था जैसे बारिश के बूंदों के बीच कोई धीमी फुसफुसाती आवाज उसी कमरे में घूम रही हो। माँ, माँ, आप यहाँ हो ना? हाँ बेटा, मैं यहीं हूँ। डर मत, मैं यहीं बैठी हूँ तेरे पास। माँ, सपना, मैंने बहुत बुरा सपना देखा। हाँ, मैंने तेरे चेहरे पर पसीना देखा था। बता मुझे, क्या देखा तूने? वो एक कमरा था माँ, बहुत अंधेरा, पुराना सा। दीवारें भीगी हुई थी जैसे बरसात सालों से वहां अटकी हो। छत से पानी टपक रहा था, टक टक की आवाज। लेकिन माँ, वो आवाज पानी की नहीं लग रही थी, जैसे कोई गिन रहा हो। गिन रहा हो? हाँ माँ, जैसे कोई मेरी सांसें गिन रहा हो।
और फिर सामने एक पुराना शीशा रखा था। मैंने उसमें देखा और माँ, उसमें मेरी शक्ल नहीं थी। तेरी शक्ल नहीं थी? नहीं माँ, उसमें एक औरत थी, चेहरा ढका हुआ, बाल बिखरे हुए और आंखें ऐसी कि जैसे खून से भीगी हों। हे भगवान! माँ, वो औरत मुझे देख रही थी, जैसे जैसे मुझे खींच ले जाएगी अपने पास। मैं चिल्लाई, बहुत चिल्लाई माँ, और तभी मेरी नींद टूटी। बेटा, डरने की जरूरत नहीं है। ये सब बस सपने हैं। नहीं माँ, ये सपना नहीं था। वो औरत सचमुच थी। उसकी परछाई मैंने खिड़की पर भी देखी। बाहर बारिश अब भी उसी जोश में बरस रही थी, जैसे हर बूंद अपने साथ कोई अनकहा राज लेकर गिर रही हो। बिजली आसमान को बार बार चीरती और पल भर को घर की दीवारों पर अजीब आकृतियां बना जाती। ऐसा लगता जैसे तूफान और अंधेरा मिलकर कोई प्राचीन किस्सा दोहरा रहे हो। भीतर एक माँ और बेटी के दिलों की धड़कनें उस बरसात की लय से भी तेज थीं। यशोदा अपने डर को सीने में छिपाए सुरभि को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके खुद के भीतर वही सवाल गूंज रहा था। माँ, आप भी देख रही थी ना? वो साया चौखट पर खड़ा था। तूने भी देखा? हाँ माँ, मैंने आंखें बंद कर ली थी, लेकिन फिर भी उसकी परछाई मेरे सपने में चली गई। वो मुझे देख रही थी माँ, बस देख रही थी। सुरभि, सच बता, तूने पहले कभी ऐसा सपना देखा है? माँ, कई बार, हर बरसात में, लेकिन आज वो और साफ था। आज ऐसा लगा जैसे वो औरत और करीब आ गई हो। तो ये सब सच है? सच? क्या मतलब माँ? आपको कुछ पता है? नहीं, कुछ नहीं। तू बस आराम कर। नहीं माँ, आप मुझसे छुपा रही हो। आप भी उस साए को देख चुकी हो ना? हाँ, मैंने भी देखा। रसोई में था, चौखट पर खड़ा था, और जब बिजली चमकी तो वो गायब हो गया। वही माँ, वही चेहरा मैंने शीशे में देखा था। कमरे में जो खामोशी फैली थी वो साधारण खामोशी नहीं थी। वो उन सन्नाटों में से थी जिनमें अपनी ही सांसें भी पराई लगती हैं। बाहर तूफान का शोर था, पर भीतर दोनों के दिलों का डर और ज्यादा गूंज रहा था। हर बूंद, हर बिजली मानो इस माँ बेटी की बातों को सुन रही थी। माँ, अगर आपने भी देखा तो फिर ये सपना नहीं है। वो औरत सचमुच है। वो हमसे कुछ चाहती है। बेटा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें जानना बेहतर नहीं। नहीं माँ, आप मुझे सच क्यों नहीं बताती? हर बरसात में, हर रात मैं ये सपने देखती हूँ। कोई मुझे घूरता है, जैसे मेरे हर राज जानता हो। और आज तो ऐसा लगा जैसे वो मुझे छू लेगा। माँ, मैं बहुत डर रही हूँ। अब यशोदा की आंखें नम हो उठी। वो चाहकर भी बेटी से नजरें नहीं मिला पा रही थी, क्योंकि उसके दिल के किसी कोने में वो औरत, वो साया कोई अनजाना रिश्ता रखता था। पर एक माँ
अपने बच्चे को सच बताने से पहले 1000 बार टूटती है। सुरभि, सपने कभी कभी हमारे अपने डर का रूप होते हैं। शायद तू मेरे डर को देख रही है। आपके डर को? मतलब ये सब आपसे जुड़ा है माँ? अब यशोदा जवाब देना चाहती थी, लेकिन उसके होंठ कांप कर भीग गए। बाहर की गरजती बारिश उसकी चुप्पी को और गहरा कर रही थी। बरसात अब और तेज हो चुकी थी। बाहर पेड़ों की शाखाएं जैसे तूफान में टूटकर गिरने को तैयार हो। बिजली आसमान को बार बार चीर रही थी और हर चमक के साथ जंगल के साए और डरावने लग रहे थे। घर के भीतर यशोदा सुरभि को अपने सीने से लगाए बैठी थी। कमरे की दीवारों पर लगी परछाइयां जैसे हर बिजली की चमक में जिंदा हो जाती और फिर गायब हो जाती। सुरभि की आंखों में अब भी नींद का डर बैठा था। और घर के बाहर इधर खटिए पर राजेश सो रहा था। हवा के झोंकों और बारिश की ठंडी फुहारें उसके चेहरे को छू रही थी। नींद हल्की थी। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। पहले तो लगा शायद जंगल के जानवर होंगे, लेकिन कुछ ही देर बाद आवाज साफ हुई। ये आवाज इंसानी लग रही थी, पर सामान्य नहीं, जैसे कोई टोना टोटका कर रहा हो। राजेश की आंख खुल गई। उसने करवट बदली और आधी नींद में ही देखा, दूर पेड़ों की कतारों के बीच कुछ लोग मशाल लिए बढ़ रहे थे। उनके बीच 4 आदमी कंधे पर कुछ उठाए हुए थे। बारिश में भी मशालें बुझी नहीं थी, बल्कि और रहस्यमय रोशनी फैला रही थी। ये तो आदिवासी लोग लगते हैं, लेकिन इतनी रात में, और ये क्या उठा रहे हैं? राजेश अब खटिए से उतरकर बरसात में भीगते हुए उनकी तरफ बढ़ा। उसने दूर से देखा, 4 आदिवासी एक लाश जैसी चीज कंधे पर उठाए हुए थे, कुछ अजीब सी आवाजें निकालते हुए, जैसे किसी गुप्त रस्म का हिस्सा हो। लाश को इस तरह आधी रात को, और ये आवाजें, ये तो किसी तंत्र मंत्र जैसी लगती हैं। अब वो धीरे धीरे उनके पीछे पीछे जंगल की ओर बढ़ा। मशालों की रोशनी बारिश की बूंदों से टकराकर भूतिया सी चमक पैदा कर रही थी। पेड़ों की जड़ों में कीचड़ और ऊपर से तूफान, पर राजेश को जैसे कुछ खींच रहा था। कुछ दूर चलने पर वे सब एक खुली जगह पर पहुंचे। वहां लकड़ियों का ढेर पहले से रखा था। आदिवासी लोग लाश जैसी दिखने वाली चीज को उस ढेर पर रखने लगे। अब राजेश पास की झाड़ी में छिप गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। जैसे ही आदिवासियों ने उस कपड़े की परतें एक एक करके खोली, राजेश का दिल मानो धड़कना ही भूल गया। वो कोई साधारण लाश नहीं थी। लकड़ियों के ढेर पर पड़ी वो औरत अब भी सांस ले रही थी। छाती हल्के हल्के उठ गिर रही थी, होठ कांप रहे थे और आंखें अध खुली थीं, जिनमें बुझती हुई लौ जैसी आखिरी चमक बची थी। उसके हाथ पांव मोटी रस्सियों से कसकर बांध दिए गए थे, मानो जिंदगी को जबरदस्ती मौत के हवाले किया जा रहा हो।
हे भगवान, ये तो जिंदा है। ये लोग इसे जला देंगे। आदिवासी लोग अब किसी अनजानी भाषा में मंत्रोच्चार करने लगे। औरत के होठ हल्के हल्के हिल रहे थे, जैसे वो करा रही हो। उसकी धीमी सी आवाज बारिश और मंत्रों के बीच भी राजेश को साफ सुनाई दी। अब राजेश का दिल दहला, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। अब मशालें जलती लकड़ियों के ढेर पर रखने लगे। तेज बारिश की बूंदें गिर रही थीं, पर ज्वाला मानो चुनौती दे रही हो। हर बूंद पर और भड़क उठ रही थी। काले धुएं की लहरें धीरे धीरे आसमान में तैरने लगीं, जैसे जंगल की आत्माएं जाग उठी हों। अचानक लकड़ियों के बीच पड़ी औरत ने पूरी ताकत से चीख मारी। उसकी चीख इतनी तीखी थी कि राजेश के कान सुन्न हो गए। रीढ़ की हड्डी तक सिहरन दौड़ गई। अनजाने में ही उसके मुंह से फट पड़ा, नहीं। उसकी आवाज बिजली की तरह गूंज गई। आदिवासी एक पल को ठिठक गए। उन्होंने मशालें ऊपर उठाई और चारों तरफ देखा। जंगल की अंधेरी झाड़ियों में रोशनी झपकी और राजेश की परछाई दिख गई। अब एक आदिवासी ने गरज कर इशारा किया, बाकी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े। राजेश का खून मानो जम गया। उसके पैरों ने आगे बढ़ना चाहा, मगर कीचड़ ने जकड़ लिया। बरसात की फिसलन और डर की जकड़ ने उसके कदम पत्थर जैसे भारी कर दिए। अब वो जानता था, भागना आसान नहीं होगा। इधर घर के भीतर उसी समय सुरभि अचानक चीख पड़ी। बाबा, फिर क्या हुआ? राजेश पकड़ा गया क्या? और वो औरत जो लकड़ियों पर बंधी थी, वो सच में जिंदा थी? उसको बचाया गया क्या? बाबा, आपने खुद देखा था ये सब या किसी ने आपको बताया? बाबा ने धीरे धीरे हुक्के का धुआं बाहर छोड़ा। उनकी आंखें आग की लौ में चमक उठीं। कुछ पल चुप रहे, फिर हंसते हुए बोले, अरे ओ पगलो, कहानी सुनने का सब्र भी नहीं है तुम सब में। अभी तो किस्सा आधा भी नहीं हुआ और तुम आगे का राज पूछने लगे। नहीं बाबा, हमें बताओ, जल्दी बताओ, वरना नींद नहीं आएगी। बाबा ने बच्चों की ओर देखा। उनकी आंखों में वही चमक थी जिसे देखकर समझ नहीं आता था कि ये चमक खुशी की है या किसी पुराने राज की। देखो बच्चों, जो बातें मैं सुना रहा हूं वो सिर्फ कहानियां नहीं है। इनमें कुछ ऐसा भी है जो सचमुच हुआ था। अब ये सोच लेना कि कितना सच है और कितना किस्सा वो तुम्हारे दिल पर है। बच्चे अब और भी सिमटकर पास आ गए। आग की लौ से उनके चेहरे लाल पीले हो रहे थे। बरसात की बूंदें बाहर अब भी हल्की हल्की गिर रही थी। बाबा, आपने कहा कि राजेश ने नहीं चिल्लाया था, फिर क्या हुआ? आदिवासी उसे पकड़ लेंगे क्या? यही तो है असली किस्सा। जंगल की रातें बच्चों इंसान को दो टुकड़ों में बांट देती हैं। एक तरफ डर और दूसरी तरफ हिम्मत। राजेश के सामने भी यही था। अब वो भागता या रुककर उस औरत को बचाता, ये सब तुम्हें आगे पता चलेगा। बच्चे सब मिलकर शोर मचाते हैं। बाबा जल्दी बोलो, आगे क्या हुआ? बाबा मुस्कुराए, हुक्के का लंबा कश लिया और धीरे धीरे बोले, तुम सब क्यों इतना डर रहे हो? कहीं रात को सपना तो नहीं देख लोगे? देखना वो औरत सपनों में आकर किसी को खींच ना ले जाए। बाबा, आप हमें डराते क्यों हो? जल्दी बताओ ना। अब बाबा की आंखें अचानक गंभीर हो गईं। उन्होंने आग की लपटों में देखते हुए धीमे से कहा, बच्चों, हर बरसात में वो औरत दिखती है, कभी खिड़की के पीछे, कभी जंगल के किनारे।
कुछ लोग कहते हैं उसकी आत्मा अब भी भटक रही है। कुछ कहते हैं उसने किसी से बदला लेना है, और कुछ कहते हैं वो किसी सुरभि नाम की लड़की को ढूंढ रही है। इतना सुनते ही बच्चों की आंखें फैल गईं। सुरभि, वही जो कहानी में थी? हाँ वही, पर असली राज अभी बाकी है। तुम्हें जानना है? हाँ बाबा, हमें सब जानना है। बाबा ने हाथ उठाया और बच्चों को शांत किया। उनकी आवाज धीमी हो गई। तो सुनो, लेकिन याद रखना, जो मैं आगे बताने जा रहा हूं, उसके बाद रात को जब बारिश होगी तो खिड़की बंद कर लेना। कहीं ऐसा ना हो कि वो औरत तुम्हारे सपनों में उतर आए। बच्चे अब कांपने लगे। एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। आग की लौ तेज भड़क उठी और बाबा ने कहानी का अगला अध्याय शुरू करने को होंठ खोले। पर उसी समय हवा का एक तेज झोंका आया और आग की लपटें अचानक कांप गईं। बच्चे डरकर बाबा से चिपक गए। बाबा, ये हवा, ये आग क्यों कांपी? यही तो है बच्चों, जब कोई अनकहा किस्सा सुनाया जाता है तो उसकी परछाई आसमान तक पहुंचती है, और शायद वो हमें भी सुन रही है।